आज बच्चों जीरो वेक्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो वेक्टर से मीनिंग क्या हुआ है ना। ज़ीरो वेक्टर को कैसे कहेंगे? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू ज़ीरो। अब क्वेश्चन पुटअप होता है भाई जीरो जब इसकी मैग्नीट्यूड है तो फिर वेक्टर क्यों डिफाइन कर रहे हैं हम। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्वांटिटी तो वेक्टर है बट उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। जैसे व्हेन अ पर्सन रिटर्न्स टू हिज होम आफ्टर मूविंग टू द मार्केट, ठीक है ना, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट उसका ज़ीरो हो गया, उसकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। तो जो क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट या एवरेज वेलोसिटी है ना, बेसिकली ये तो वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन वैल्यू ज़ीरो। इसी तरह दूसरी वैल्यू आती है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे एक पॉइंट है ये m, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, तो ये जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं किसके रिस्पेक्ट में? तो जवाब आता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है ये, ठीक है ना। तो एक वेक्टर जो कि इस पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसको नाम कर देंगे इसका पोजीशन वेक्टर। और कैसे फाइंड करेंगे उसे? कुछ नहीं करना, ओरिजिन से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करो और डायरेक्शन रखो ओरिजिन से पॉइंट की तरफ, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। इसमें लिखा भी मैंने कि m इज़ अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। देन पोजीशन वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? या तो ऐसे लिखें हम OM, या इसको एक नाम दे दें और वो नाम दे सकते हैं आप R, क्योंकि OM तो एक नाम है। आप OP भी कह सकते थे, इसे OZ भी कह सकते थे, है ना, OA भी कह सकते थे। तो ये तो कुछ भी हो सकता है, ये एक कॉमन नेम होगी R के। अब इस पोजीशन वेक्टर को अगर मैं लिखने की कोशिश करूँगा तो वेक्टर R इज़ इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, क्योंकि आई जे के जो हैं यू नो दैट दीज आर द यूनिट्स वेक्टर इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा तो यू नो दैट कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन दिया, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज गिवन बाय 2 3 -4 फाइंड्स पोजीशन वेक्टर आल्सो मैग्नीट्यूड। तो नो डाउट 2 3 -4 ये एक्स वाई जेड हो गए, तो आर इज इक्वल टू 2 आई कैप 3 जे कैप -4 के कैप, है ना। 2 आई कैप हो गया माइनस प्लस 3 जे के माइनस, और जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 29। इन द सेम वे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट पर था, थोड़ी देर में बी पॉइंट पर पहुंच गया, तो इसकी पोजीशन में चेंज आया। तो जो वेक्टर ये बताएगा कि कितना तो चेंज हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ, उसको नाम करेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट दैट हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इन अ गिवन टाइम। समझे ना, गिवन टाइम में जितने टाइम में भी आप देखना चाह रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर में वो और आगे चला जाएगा। और कैसे फाइंड करेंगे इसे? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मीट करो और डायरेक्शन फाइनल की तरफ कर दो, ओके। ये इनिशियल पोजीशन है OA जिसको R1 लिखा मैंने, फाइनल पोजीशन है OB R2 लिखा, और AB इसमें जो है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसको मैं D कैप लिख रहा हूँ। तो मैं अब D कैप को फाइंड करना चाहूँगा तो मुझे दिख रहा है D कैप इज इक्वल टू AB है। और AB कैसे फाइंड करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, OB माइनस OA। OB OA को हम R2 R1 लिख सकते हैं। R1 को लिखेंगे X1 Y1 Z1 IJK तो लिखेंगे, R2 को लिखेंगे X2 Y2 Z2, ये मानते हुए कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट X1 Y1 Z1 है और फाइनल पोजीशन पे ये हैं। तो जब D निकालेंगे R2 माइनस R1 तो X2 माइनस X1 I कैप Y2 माइनस Y1 J कैप Z2 माइनस Z1 K कैप, और D की वैल्यू निकालोगे तो आप इसका स्क्वायर कर दोगे, X2 माइनस X1 स्क्वायर Y2 माइनस Y1 स्क्वायर Z2 माइनस Z1 स्क्वायर। इनमें से ना कोई भी फार्मूला आपने याद नहीं रखना, सीखना है केवल, क्योंकि जब क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो वहाँ तो तुम्हारे पास वैल्यूज़ होंगी। जैसे क्वेश्चन ये हुआ, अब आप क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या हुआ। वो इस तरह से हुआ कि अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी एंड इट इज़ डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन 231 टू -243। फोर्स लगाने से पोजीशन में इधर से इधर चेंज आया, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों जो पहले दिया हुआ 231 ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई 2I 3J K, एंड -243 जो दिया है इसकी फाइनल पोजीशन होगी -2I + 4J + 3K। नॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा यू नो दैट कि R2 माइनस R1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल होगा।
तो -2i में से 2i माइनस करोगे 4i, 4j में से 3j माइनस होगी j, 3k में से k माइनस होगी 2k। और जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सॉल्व करके स्क्वायर रूट ऑफ 21 यूनिट्स आ जाए। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में था। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसको सीखने के लिए दो लॉ है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ को हम लोग पहले सीखेंगे, क्वेश्चन बनेगा ट्रायंगल लॉ लिखना, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका फार्मूला डेरिवेशन करना और उसकी डायरेक्शन का फार्मूला भी। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, जैसे वेक्टर ए ये, वेक्टर बी ये है, एंड द एंगल बिटवीन दैम इज़ थीटा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो क्या करूँगा, सबसे पहले वेक्टर ए ड्रॉ करूँगा मैं, और वेक्टर ए की डायरेक्शन से बी की डायरेक्शन के बीच में एंगल थीटा है। तो बच्चों तुम्हें ध्यान क्या रखना है, देखो ए से बी एक तो एंगल ये बन सकता है, या ए से बी ये बनेगा, इसको प्रोसीड करके थोड़ा सा ये बनेगा, है ना। अब हम ये पता लगाना चाह रहे हैं ये एंगल कौन सा बना है, अंदर बना है या बाहर बना है। तो आंसर है ना अंदर ना बाहर। एंगल अंदर बनाना या बाहर बनाना नहीं, आपको एंगल बनाना है ए की डायरेक्शन से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया है। आप यहाँ चेक करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद सेकंड इधर आता है, एंटी क्लॉकवाइज ये आता, फर्स्ट के बाद सेकंड ये नहीं आता। तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना। अगर मैं आपसे कहूँगा 60 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, एकदम छूटती है, आप कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और गलती से हम कहें नहीं -60 किधर है, तो कई लोग तो इसी पर एतराज़ करेंगे कि एंगल तो माइनस होता ही नहीं। तो मेरा आंसर होगा हाँ, एंगल माइनस होता ही नहीं, एंगल तो 60 है, माइनस तो उसकी डायरेक्शन को बता रहा। तो आप क्या करेंगे, इस जगह से क्लॉकवाइज घूमेंगे और वो 60 डिग्री कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में आ जाएगा फिर। इसीलिए आपको कहा जाता है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा है। कैसे है, क्योंकि माइनस थीटा का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसीलिए कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखेंगे, यानी कॉस -60 कॉस 60। जबकि साइन अगर होगा साइन -60 तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन 60, क्योंकि साइन -60 वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में साइन माइनस होता है। तो बच्चों ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि जैसे एक ट्रायंगल होता है उसके 3 साइड हैं, वो कहते हैं इसकी 2 साइड लीजिए आप कंटिन्यूएशन में बिल्कुल इन द सेम ऑर्डर, यानी जिस ऑर्डर में चल रहे तो उसी ऑर्डर में बी को भी ड्रॉ कर दो, और ध्यान रखो उनके बीच में एंगल उतना ही बने जितना आपको क्वेश्चन में गिवन है, और एंगल ए से बी की तरफ आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, चाहे वो अंदर बने चाहे बाहर बने। तो अगर 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विच आर टेकन इन द सेम ऑर्डर, है ना, रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, देन थर्ड साइड को हमें ऐसे ड्रॉ करना था, तो थर्ड साइड हमने अपोजिट ऑर्डर में ड्रॉ कर रखी है। देन थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, या अपोजिट ऑर्डर कह दीजिए, विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, 2 साइड्स इन द सेम ऑर्डर, दीज आर 2 वेक्टर्स, एंड थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर दे रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट को कैसे लिखेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका मतलब ये मत समझ लेना ए की वैल्यू 5 मीटर ईस्ट है, बी की वैल्यू 3 मीटर नॉर्थ है, ए प्लस बी का मतलब 5 + 3 8 हो जाएगा, और ईस्ट नॉर्थ का ईस्ट नॉर्थ बना देंगे। गलत बिल्कुल। अगर हम आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि आर की लेंथ कितनी है, तो बच्चों उसका फार्मूला ये है, a² b² 2ab cos थीटा। यहाँ ए की वैल्यू 5, बी की 3, ये उनके बीच एंगल जितना होगा रखेंगे तो आ आएगा। ये फार्मूला कैसे आया ये सीखेंगे डेरिवेशन में, लेकिन फ़िलहाल हम इतना सीख लें कि भाई आर की वैल्यू कैसे आएगी।